Hello everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with the new chapter that is control and coordination जो कि 10th क्लास की बायोलॉजी का एक चैप्टर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट इज़ योर कंट्रोल। व्हाट इज़ कंट्रोल? क्या समझ कंट्रोल मतलब अपने अंडर किसी चीज़ को रखना, ठीक है। दैट इज़ कंट्रोल, ऐसे जनरली हम कर सकते हैं। तो कंट्रोल को अगर डिफाइन करना है तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? कंट्रोल इज़ द पावर ऑफ रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन मतलब प्रिवेंट करना या फिर रेगुलेट करना। पावर ऑफ रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। दैट इज़ कंट्रोल, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हुई? Control is the power of restraint and regulation by which something can be started, slowed down and stopped. This is the definition of control. सेकेंड टर्म है हमारे पास कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंट चीज़ों के बीच में या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स के बीच में तालमेल बना के रखना, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तालमेल बनाना। तो हाउ विल यू डिफाइन कोऑर्डिनेशन? Coordination is orderly or harmonious working of different but interrelated parts of our body so as to perform one or more activities very smoothly. Clear? What is coordination? Harmonious working of different and interrelated parts so as to perform one or more activities smoothly. That is known as coordination, और जिसको हम सिंपल वे में बोल सकते हैं तालमेल। ये हो गई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन। कंट्रोल आ गया पावर टू रिस्ट्रेन एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, स्लो डाउन कर सकते हैं या रोक सकते हैं। कोऑर्डिनेशन आ गया हार्मोनियस वर्किंग ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट एंड इंटररिलेटेड बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन स्मूथली, दैट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट अब आता है आपका कि मोड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल्स में जो हैं, मान लो ह्यूमन बींग्स को ही ले लो आप, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कितने तरीके हैं? तो दो ही मोड्स हैं। एक आ गया केमिकल कंट्रोल, जिसमें आ जाता है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। तो एक आ गया केमिकल कंट्रोल, दूसरा आ गया नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में आ गया हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्व्स। तो देयर आर टू मोड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड नर्वस कंट्रोल। लेकिन और एनिमल्स हैव बोथ केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड टू कॉन्स्टिट्यूट, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें केमिकल एंड नर्वस कंट्रोल दोनों होता है, उसके लिए एक सिंगल टर्म दी गई है, दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर? तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है। द टर्म न्यूरो रेफर्स टू नर्वस कंट्रोल एंड एंडोक्राइन रेफर्स टू हार्मोनल कंट्रोल, या जिसको केमिकल कंट्रोल भी बोलते हैं। और अगर ये तो गया एनिमल्स में न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें तो दिमाग नहीं होता है, नर्वस कंट्रोल नहीं होता है, तो प्लांट्स हैव केमिकल कंट्रोल। क्लियर? नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो जब हम एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप लोग खुद को इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो एनिमल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्वस ऑर्गन्स, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेन आ गए। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नर्वस ऑर्गन्स, जिसमें क्या होती हैं? नर्व्स होती हैं एंड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं, न्यूरॉन्स आर द बेसिक यूनिट सेल्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जैसे सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ और एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी, वैसे हमारे ब्रेन का जो या जो नर्वस सिस्टम का जो बेसिक सेल्स होते हैं, दे आर न्यूरॉन्स। तो एनिमल नर्वस सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ नर्वस ऑर्गन्स, नर्व्स एंड न्यूरॉन्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स,
प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो आगे जनरल सा बताया है इसके कि एनिमल नर्वस सिस्टम में क्या आता है। नर्वस ऑर्गन्स आते हैं, नर्व्स आते हैं और न्यूरॉन्स आते हैं जो हमारी डिफरेंट बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं या रेगुलेट करते हैं। किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम में प्रोड्यूस होती है जब हम कोई इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलस रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे नई टर्म आई, स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम इन कुछ बेसिक सी टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट इज स्टिमुलस। जब भी आप कहीं मान लो जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो कांटा चुभा, दैट इज स्टिमुलस। आप आग सेक रहे हैं, अचानक से आग की चिंगारी उठ के आपके हाथ पे गिर गई, आग की चिंगारी का आपके हाथ पे गिरना, दैट इज स्टिमुलस। आप धूप सेक रहे हैं, बाहर आपको बहुत गर्मी लग जाती है, तो दैट इज़ वो जो चेंज इन एनवायरनमेंट है, वो जो हीट वाला फैक्टर है, दैट इज स्टिमुलस। तो स्टिमुलस क्या हो सकता है? स्टिमुलस जो होता है, स्टिमुलस कैन बी एन एजेंट, फैक्टर, कोई केमिकल और चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से विच ब्रिंग्स अबाउट ए रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से आप रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपके पाँव में कांटा चुभा, आप एकदम से पैर पीछे उठाओगे, हाथ में आग गिर गई, आप एकदम से अपना हाथ पीछे खींचोगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन हुआ, तो दैट इज स्टिमुलस। स्टिमुलस इज एन एजेंट, फैक्टर, केमिकल एंड चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट विच ब्रिंग्स अबाउट ए रिएक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। तो ये तो होगी स्टिमुलस की डेफिनेशन। अब स्टिमुलस हमने रिसीव किया तो उसके लिए हमारा कोई रिएक्शन भी होगा ना, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि पाँव में कांटा चुभा, एकदम से पाँव हटाया हमने उस कांटे से, वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ। तो व्हाट इज, हाउ विल यू डिफाइन रिस्पॉन्स? तो रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। क्लियर? रिस्पॉन्स क्या है? रिएक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस। नेक्स्ट अब आए रिसेप्टर। टर्म खुद में बता रही है कि रिसेप्टर का मतलब क्या हुआ, जो कुछ चीज़ को रिसीव कर रहा है। अगर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो रिसेप्टर्स क्या हुए, जो स्टिमुलस रिसीव करेंगे। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या क्या हो सकते हैं? ये कोई सिंगल सेल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू भी हो सकता है, कोई ऑर्गन भी हो सकता है, विच आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग पर्टिकुलर स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई रिसीव करते हैं। तो स्टिमुलाई रिसीव करने वाले सेल भी हो सकते हैं, टिश्यू भी होते हैं और ऑर्गन भी हो सकते हैं। और स्टिमुलस रिसीव करने के बाद वो क्या करते हैं? दे इनिशिएट इम्पल्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है, जो कि स्टिमुलस रिसीव करने के बाद एक इम्पल्स इनिशिएट करते हैं टू बी पिक्ड अप बाय सेंसरी नर्व्स, जिनको सेंसरी नर्व्स रिसीव करती है। क्लियर? तो रिसेप्टर की डेफिनेशन भी होगी हमारी। हाउ विल यू डिफाइन रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर द सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स विच आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग पर्टिकुलर स्टिमुलाई and initiate impulse to be picked up by sensory nerves. नेक्स्ट डेफिनेशन अब हमारी आती है इम्पल्स। रिसेप्टर में हमने पढ़ा कि जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो स्टिमुलस रिसीव करने के बाद इम्पल्स इनिशिएट करते हैं। अब ये इम्पल्स क्या हुआ? इम्पल्स हुआ वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो फिर हमारे रिसेप्टर सेल से ब्रेन तक जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा वो मैसेज? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में जाएगा हमारे नर्व सेल्स से। पूरी बॉडी में जो नर्व सेल्स होते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे से और ब्रेन तक उस मैसेज को लेके जाएगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर ऑर्गन में कांटा चुभ गया है। ठीक है, किस फॉर्म में प्रोपेगेट करेगा? इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्म में। तो हाउ विल यू डिफाइन इम्पल्स? इम्पल्स जो है एक सेल्फ प्रोपेगेटेड, अपने आप चलती है, सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट दैट रन्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द नर्व फाइबर। किस में रन करती है? नर्व फाइबर्स में, जिनको हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, फॉर पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज इम्पल्स। रिसेप्टर से ब्रेन तक जाएगी, फिर ब्रेन से वो मैसेज रिस्पॉन्स लेके आती है और इफेक्टर ऑर्गन्स तक। ठीक है, इम्पल्स इज सेल्फ प्रोपेगेटेड इलेक्ट्रिकल करंट दैट रन्स अलॉन्ग द सरफेस ऑफ नर्व फाइबर्स
फॉर पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो हो गई इम्पल्स की फॉर्म में वो मैसेज गया। अब ब्रेन तक तो चला गया मैसेज, अब ब्रेन से वो दोबारा से रिस्पॉन्स लाएगा। तो और उस रिस्पॉन्स वो कहाँ तक आएगा, वो आएगा इफेक्टर पे, जहाँ इफेक्टर हुए जहाँ पे वो असर होगा। जैसे कि कांटा चुभा, ब्रेन तक क्विकली, कांटा चुभता है कितनी देर में आप पीछे हटा लेते हो, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होता है ना ये। तो सोचो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जैसे कांटा प्रिक किया, स्टिमुलस मिला, मैसेज ब्रेन तक कितना क्विकली गया होगा, फिर रिस्पॉन्स आएगा और इफेक्टर सेल्स जो है वो एकदम से पाँव हटा लेगा। तो इट अकर्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो इफेक्टर्स क्या हुए, इफेक्टर्स हुए आपके, वो कोई मसल भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, टिश्यू भी हो सकते हैं और सेल विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू मैसेज रिसीव फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, कांटा चुभा, तो जो इफेक्टर सेल्स जो होते हैं वो कोई बॉडी ऑर्गन हो सकता है, मान लो हमारे पाँव में कांटा चुभा, तो वहाँ तक फिर वो ब्रेन से मैसेज आएगा और उस पर्टिकुलर पाँव, मतलब जो भी हमारा पैर है, जो भी ऑर्गन है जहाँ पे कांटा चुभा है, उसको हम एकदम से वहाँ से हटा लेंगे। तो वो मैसेज आया इफेक्टर सेल को। तो इफेक्टर्स क्या होते हैं, ये मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, टिश्यू और सेल विच एक्ट इन रिस्पॉन्स टू मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द नर्वस सिस्टम आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस। क्लियर। तो ये थी हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट लेक्चर, दैट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन था इसमें सारी टर्म्स का। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MH Teaching. Thanks for watching.